वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ईट प्रे लव। तो कहानी की शुरुआत में लिज गिलबर्ट नाम की एक राइटर मिलने जाती है बाली के महान पुरुष किम लियर से, जहां वो उनसे भगवान को पाने, दुनिया को बचाने या भूखमरी खत्म करने की बात करने नहीं गई होती है, बल्कि वो तो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज को डिस्कस करने गई होती है। और जब किम लिज की पाम को रीड करते हैं तो कहते हैं कि तुम तो दुनिया घूमने वाली हो, साथ ही तुम एक लंबी जिंदगी जियोगी, और हाँ, तुम्हारी एक नहीं बल्कि दो शादी लिखी हुई है, एक लंबे वक्त के लिए और एक कम वक्त के लिए। जिसपे लिज सवाल करती है कि एक बात बताइए, अभी मैं लंबी शादी में हूँ या छोटी शादी में। तो किम कहते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा हाँ सुनो, तुम अगले 6 महीने में अपने सारे पैसे खो दोगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है, वो पैसे फिर तुम कमा भी लोगी। ये सारी बातें सुनने के बाद जब लिज वहां से जाने लग जाती है तो किम उसको एक स्पिरिचुअल पिक्चर देता है और उसकी मीनिंग समझाकर उसे जमीन से जुड़े रहने को कहता है। साथ ही लिज को अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम लेने को कहता है। इसके बाद दोस्तों 6 महीने गुजर जाते हैं। लिज अपने हस्बैंड स्टीफन के साथ एक पार्टी में होती है जहाँ वो काफी बोर हो रही थी। तभी एक एमनी नाम की उसकी फ्रेंड, जो कि हाल ही में मॉम बनी है, वो पार्टी में एंटर करती है। तो लिज उससे बच्चों के बारे में बातें करने लगती है। तो एमिली उसको समझाती है कि अरे पता है, ये बच्चा पैदा करना समझो अपने फेस पे टैटू बनवाने के समान है। तुम्हें पूरी तरह से श्योर होना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए ही, इसका मुझे कभी अफसोस नहीं होगा। ये तुम्हारी मेंटालिटी होनी चाहिए बच्चा पैदा करने से पहले। इसके बाद जब लिज अपने हस्बैंड के साथ वापस अपने घर जाने लगती है तो कार में स्टीफन बताता है कि पता है, पार्टी में एक टीचर से मिला मैं और उससे बात करके मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करनी चाहिए। लिज थोड़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि स्टीफन का मन हमेशा बदलता रहता है। पहले वो एक कार कंपनी में काम करता था दोस्तों, मगर हाल ही में उसने अपनी जॉब छोड़कर बेकरी स्टार्ट कर दी है। वहीं लिज का मन तो दुनिया घूमने का था। अब अगर स्टीफन पढ़ाई करने लगेगा तो दोनों साथ में दुनिया कैसे घूमेंगे। लिज ने तो अगले महीने अरुबा जाने की प्लानिंग भी कर ली होती है। यही सब सोच सोचकर लिज को रात भर नींद नहीं आती। उसे डर लगने लगता है कि कहीं किम की भविष्यवाणी सच ना हो जाए। मैं स्टीफन के साथ पिछले 8 साल से शादीशुदा जिंदगी निभा रही हूँ, पर अब मैं खुश नहीं हूँ। मुझे इस रिश्ते में घुटन हो रही है। ये सारी बातें उसके दिमाग में आती है। तो लिज बिस्तर से उठकर साइड में जाकर काफी रोती भी है और ऊपर वाले से प्रे करती है कि प्लीज भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और जब रोकर उसका दिल हल्का हो जाता है तो वो वापस अपने पति के साथ बेड पर जाकर लेट जाती है। तब उसका पति कहता है कि मुझे अरुबा नहीं जाना, और लिज के मुंह से भी निकल जाता है कि मुझे इस शादी में और नहीं रहना। और फिर क्या था दोस्तों, दोनों का डिवोर्स केस चलने लग जाता है और लिज अपनी फ्रेंड एमिली के घर पे हो जाती है शिफ्ट। अब एक दिन की बात है, वो एमिली के साथ जाती है एक नाटक देखने के लिए, जहां नाटक के हीरो डेविड से लिज की आंखें टकर जाती है। दोनों नाटक के बाद एक डेट पर जाते हैं जहां ये दोनों एक दूसरे से काफी फ्लर्ट करते हैं। इसके बाद तो डेविड लिज को अपने घर पर भी लेकर जाता है जहां पे उसको एक इंडियन गुरु गीता की फोटो दिखती है। डेविड उन्हें काफी मानता भी है और वो लिज को बताता है कि इनकी इंडिया में एक आश्रम भी है। मैं काफी वक्त से वहां जाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो साथ चल सकती हो मेरे। फिर क्या था दोस्तों, इसके बाद दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और अपना आगे का कार्यक्रम शुरू। और फिर इनकी आशिकी इस तरह शुरू हो जाती है। इस दौरान लिज को रियलाइज होता है कि मैं डेविड से प्यार तो नहीं करती, मगर हाँ उसने मुझे स्टीफन से मूव ऑन करने में मदद जरूर की है, इसीलिए मुझे उसकी आदत हो गई है। हमारे बीच की केमिस्ट्री मस्त है और वो मुझे अपने साथ सत्संग में भी लेकर जाता है जहां बहुत सारे गोरे मिलकर वो हरे राम हरे कृष्णा गाते हैं। इस तरह के ख्याल दोस्तों उसके दिमाग में आते हैं डेविड के लिए। अब आगे हम देखते हैं कि लिज की डिवोर्स के लिए उसको एक काउंसलिंग पे जाना पड़ जाता है, जहां वो तो अपने लॉयर के साथ पहुंच जाती है, मगर उसका पति स्टीफन वो खुद ही अपना केस लड़ना चाहता है। वहां वो लिज को बताता है कि मैंने लॉ की भी पढ़ाई की थी थोड़ी सी, इसलिए मुझे जरा सा कानून के दाव पेच पता है, और बात ये भी है कि मेरी हैसियत नहीं है एक लॉयर को हायर करने की। स्टीफन दोस्तों डिवोर्स देना नहीं चाहता था। वो कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, तुम जिस भी सेल्फ डिस्कवरिंग जर्नी पे जाना चाहती हो उसमें तुम शादीशुदा रहते हुए भी क्यों नहीं जा सकती। डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है बताओ। मैंने शादी के वक्त कसमें खाई थी कि मरने तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैं वापस अपने उस वादे को सीरियसली लेता हूँ। स्टीफन अपनी तरफ से लिज को मनाने की पूरी कोशिश करता है। वो उसको वो गाना गाकर भी सुनाता है जो कि उसने लिज के लिए लिखा हुआ था, मगर नहीं, लिज नहीं मानती। और आखिर में लिज बस इतना ही कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, इसीलिए तुम मुझे छोड़ नहीं पा रहे, पर मैं अब इस अनहैप्पी मैरिज में नहीं रह सकती और मुझे बच्चों की तरह तुम्हें संभालना पड़ता है, जबकि मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे बच्चों की तरह संभाले। अगर तुम्हें एलुमनी चाहिए तो ले लो, मगर मेरा रास्ता क्लियर कर लो। फिर दोस्तों अगली मीटिंग में लिज उससे कहती है अगर तुम्हें मेरी पूरी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस चाहिए तो वो भी ले लो, मगर मुझे छोड़ दो, मैं और घुट घुट कर नहीं रह सकती। पर स्टीफन उसके लिए भी इनकार कर देता है और इन्हीं सब में झिकझिक करते करते महीने गुजर जाते हैं। और फिर एक रात दोस्तों डेविड लिज से कहता है तुम्हें नहीं लगता क्या तुम्हें मुझे थोड़ा स्पेस देना चाहिए ताकि मैं तुम्हें मिस कर सकूं। तुम हर जगह मेरे साथ आ जाती हो, मेरे साथ रहती हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें मिस नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर बात ये थी दोस्तों कि लिज से डेविड का मन भर गया था और वो उससे ब्रेकअप करना चाहता था, पर ये बातें लिज को एक्सेप्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो डेविड के ना चाहने के बावजूद उसके साथ कई दिनों तक रहती है
और फिर उसको समझ आ जाता है कि ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है, इसे अब पहले की तरह मेरी जरूरत नहीं है। फिर एक दिन की बात है दोस्तों, डेविड अपना हेडफोन लगाकर मेडिटेशन कर रहा होता है और लिज की नजर पड़ती है बाली वाले बाबा किम की दी हुई पिक्चर पे, जिसको देखते उसे बाबा की सारी बातें याद आ जाती है और वो अपने दिमाग से सोचने के बजाय दिल से सोचने का फैसला करती है। स्टेफन के बाद वो डेविड के साथ इन्वॉल्व होकर खुश तो थी, मगर अब उसको रियलाइज होता है कि मैं जब 16 साल की थी तब से मैं एक रिलेशनशिप से निकलकर झट से दूसरे में कूद जाती थी। मैंने खुद को कभी अलोन टाइम दिया ही नहीं। मैंने कई लड़कों से प्यार किया मगर खुद से तो कभी प्यार किया ही नहीं। अपनी जरूरतों अपनी चाहतों को कभी समझा ही नहीं। इसीलिए दोस्तों अब लिज फैसला करती है कि मैं कुछ टाइम तक सिंगल रहना पसंद करूंगी खुद को समझने के लिए। इसलिए वो नई नई चीजें अकेले ही ट्राई करने का फैसला करती है। तो इसके बाद ये सारी चीजें एमिली से वो डिस्कस करती है और अपना आगे का प्लान बताती है कि मैं तो सबसे पहले इटली जाना चाहती हूँ, वहाँ की स्पैगेटी और गैलेटो ट्राई करना चाहती हूँ और साथ ही इटालियन लैंग्वेज भी सीखना चाहती हूँ। इटली में टाइम स्पेंड करने के बाद मैं इंडिया जाना चाहती हूँ डेविड की गुरु गीता के आश्रम में, और फिर साल के आखिर में मैं बाली जाना चाहती हूँ। ये सारे फैसले लेने के बाद लिज को अपने लॉयर से पता चल जाता है कि स्टीफन ने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है दोस्तों। पर हाँ, उसने अच्छी खासी एलिमनी ले ली जिससे लिज अब कंगाल हो चुकी है। पास में ज्यादा पैसे न होने की वजह से दोस्तों लिज इटली जाती तो है मगर वहाँ किसी फैंसी होटल में नहीं रुक पाती, बल्कि एक कम रेंट वाले होटल रूम को बुक करती है। और वो होटल देखने में खटारा तो होता ही है, साथ ही वहाँ पे गर्म पानी भी नहीं आता नहाने के लिए। और जब वो इस बारे में होटल स्टाफ से बातें करती है ना, तो वो उसको केतली में पानी गर्म करके बार बार बाथटब में डालकर नहाने का सजेशन देती है। ऊपर से लिज को इटली की लैंग्वेज भी नहीं आती, तो वो एक डिक्शनरी की मदद से काम चला रही होती है। ऊपर से उसकी लैंडलॉर्ड ने उसका खाली हाथ देखकर कह दिया था कि तुम्हारा डिवोर्स हो रखा है ना, पर सुनो यहाँ किसी मर्द के साथ मत आना, यहाँ ये सब अलाउड नहीं है कि दूसरे मर्दों के साथ वो करते रहो। अब एक दिन की बात है दोस्तों, लिज एक कॉफी शॉप पे जाती जहाँ काफी भीड़ होती है। वो बार बार अपने इंग्लिश एक्सेंट में मांग रही होती है और वेटर्स उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। तब सोफी नाम की एक लड़की उसकी मदद करती है जो कि यहाँ पर 6 हफ्ते पहले आई थी और जेम्स नाम के बंदे के साथ उसका अफेयर भी शुरू हो गया था। उस मतलब जेम्स ने सोफी को काफी इटालियन सिखा दी थी, इसलिए वो लिज को जेम्स से मिलवाती है। दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और जेम्स लिज को भी इटालियन सिखा देता है। वो बताता है कि ये भाषा सिर्फ मुंह से नहीं हाथ से भी कन्वे की जाती है। वो सड़क पे उसको कई सारे लोकल लोग दिखाता है जो मुंह से बोलने के साथ साथ हाथ से भी अलग अलग टाइप के एक्शंस कर रहे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों लिज की यहाँ कुछ और लोगों से भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो अब ये सारे लोग मिलकर बीच बीच में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। ये कई तरह के इटालियन कुजीन ट्राई करते हैं। कुछ दिनों के बाद लिज नोटिस करती है कि सोफी कुछ खा पी नहीं रही है। पूछने पे सोफी बताती है कि जब से यहाँ आई हूँ दिल खोल कर खा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट अचानक बढ़ गया है। फिर ये जीन्स के बटन लगने में प्रॉब्लम हो रही है। तो लिज उससे कहती कोई नहीं, कल हम न्यू जीन्स ले लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है, और आगे से तुम्हारा ज्यादा वेट ना बढ़े इसके लिए हम सिर्फ रेस्टोरेंट्स में मिलने की जगह किसी एक्टिविटी वाले एरिया में भी मिलेंगे, ओके। जिसके बाद दोस्तों ये लोग सॉकर गेम्स देखने जाते हैं अगले दिन और फिर लिज सोफी के साथ शॉपिंग पे जाती है। बजट टाइट होने की वजह से ये ढेर सारे कपड़े तो नहीं ले पाती मगर जीन्स वगैरह ले लेती है। और पता है यहाँ ना लिज की नजर एक ब्यूटीफुल सी नाइटी पे अटक जाती है। सोफी उससे कहती है ये तुम पे खूब जमेगा, ले लो। मगर लिज कहती है किसे दिखाने के लिए पहनूंगी, मेरा कोई है ही नहीं, जब कोई पार्टनर ही नहीं है तो क्यों लूं फालतू में। सोफी उसे कहती है अरे खुद के लिए पहनो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर लिज को ये वेस्ट ऑफ मनी लग जाता है, इसलिए वो नाइटी नहीं खरीदती। इसके बाद दोस्तों सोफी तो चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड जेम्स के साथ एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने, मगर लिज अपने रूम पे चली जाती है जहां वो खुद से ही अंडे से कुछ बना देती है अपने लिए। इसी बीच उसको अपने बॉयफ्रेंड यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड डेविड की याद आ जाती है। तब वो उसको एक ईमेल भेजती है जिसमें वो डेस्परेट साउंड तो नहीं करती, मगर हाँ वो उससे ये जरूर कहती है कि शायद हम दोनों गलत टाइम पे मिले, जिसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गई तुम्हारे साथ और तुम्हें फ्री टाइम नहीं दे पाई। इसके अलावा दोस्तों उसने इटली में जहां जहां मतलब वो घूमी और जो जो लोग उसने अपने दोस्त बनाए उन सब के बारे में डेविड को बताती है। कुछ दिनों के बाद थैंक्सगिविंग डे आता है जिसमें लिज अपने यहाँ के दोस्तों के साथ मिलकर उनके घर पे एक पार्टी करती है जहाँ सभी इस वक्त सभी मतलब ऊपर वाले से जो भी उनके पास है उस चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं ऊपर वाले को और फिर खाना पीना शुरू करते हैं। इसके बाद लिज चली जाती है इंडिया डेविड के बताए गुरु गीता के आश्रम पर। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि गुरु माँ तो न्यूयॉर्क में रहती है। ये जानकर लिज को बड़ी हैरानी होती है कि बताओ मैं न्यूयॉर्क से उनसे मिलने के लिए यहाँ इंडिया आई और यहाँ कर पता चला कि वो तो न्यूयॉर्क में है। खैर अब आई गए हैं तो कुछ दिन यहाँ गुजार ही लेते हैं, क्योंकि डेविड तो यहाँ की काफी तारीफ किया करता था ना कि यहाँ आने से इंसान का दुख दर्द सब मिट जाता है, लोग हील हो जाते हैं। यही सोचकर दोस्तों लिज यहाँ रुकने का फैसला कर लेती है और उसकी मुलाकात यहाँ पर रिचर्ड नाम के एक गोरे से होती है। रिचर्ड भी एक डिवोर्सी था, उसकी भी शादी का एक्सपीरियंस ठीक नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे हील होने के लिए आया हुआ था। वो एक तरह से यहाँ लिज को गाइड भी करता है क्योंकि लिज का तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और जब सभी मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अपने दिमाग को शांत करो। तभी दोस्तों लिज के दिमाग में दुनिया भर की चीजें दौड़ने लग जाती हैं।
वो ध्यान लगा ही नहीं पाती। वो कभी अपने विचारों से परेशान रहती, तो कभी रोड से आने वाली हॉर्न्स की आवाज से, कभी पंखे की आवाज से, तो कभी किसी से, जिससे काफी इरिटेट हो जाती है कि मैं तो यहाँ पर अपना दिमाग शांत करने आती हूँ, पर यहाँ तो ध्यान लगता ही नहीं। तब रिचर्ड उसको सेवा करने को कहता है, तो लिज आश्रम की छोटी मोटे कामों में अपना दिल लगाने लग जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है भूमि नाम की एक 17 साल की लड़की से। अब भूमि थी तो 17 साल की, मगर उसे इंग्लिश बड़ी अच्छी आती थी, जिससे लिज को उससे बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जब भूमि को पता चलता है कि लिज डिवोर्सी है, तो वो खूब तारीफ करती है कि वाह, आप पे तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, आप आराम से दुनिया घूम सकती हैं, आपके मन में जो आएगा आप वो काम कर सकती हैं। पर देखिए ना, मैं सिर्फ 17 साल की हूँ और मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं राहुल से। पता है, राहुल दिल्ली से डॉक्टर की पढ़ाई करके आया, उसके घर वाले भी काफी अमीर हैं, उनकी फैमिली भी काफी बड़ी है, और मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद वो लोग मुझे पढ़ाई करने देंगे। और आपको पता है, मुझे साइकोलॉजी की पढ़ाई करनी थी, पर लगता है नसीब को कुछ और ही मंजूर है। इस तरह से लिज काफी दिनों तक इस आश्रम में रहती है, अपने मन को शांत करने की कोशिश करती है, सेवा में अपना टाइम देती है, और फिर कुछ दिनों के लिए मौन व्रत भी रखती है। गणेश जी की मूर्ति खरीदती है। इसके बाद तारीख आ जाती है भूमि की शादी की, जिसमें लिज भी इंडियंस की तरह साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, अपना जोड़ा बांधती है, सब कुछ, और वो शादी की हर रस्म देखती है। और जब शादी हो जाती है ना दोस्तों, दूल्हा दुल्हन साथ में डांस करते हैं, तो लिज को अपनी शादी की याद आ जाती है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे अपनी शादी वाले दिन लिज कितनी खुश थी, और जब उसकी और स्टीफन के साथ में डांस करने की बारी आई तो गाना कुछ और ही बज जाता है, जिससे लिज शॉक्ड और जाकर गाना चेंज करवाने को कहती है। तब स्टीफन गाना चेंज करवाने तो जाता है, पर वो एक दो कदम चलने के बाद ही डांस करना शुरू कर देता है। दरअसल दोस्तों, उसी ने लिज को सरप्राइज देने के लिए, ऐसा परफॉर्मेंस रेडी करने के लिए ये सारी चीजें रखी हुई थी, जिसको देखकर लिज को बड़ी खुशी होती है। और प्रेजेंट में भी यही सोच सोच कर लिज इमोशनल हो जाती है, वो साइड में जाकर रोने लगती है। तभी वहां पे आती भूमि और लिज से पूछती है, जब हम दोनों डांस कर रहे थे तो कैसे लग रहे थे बताओ। लिज तारीफ करती है कि तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार था। आशा करती हूँ तुम राहुल के साथ आगे भी खुश रहोगी। इसके बाद लिज वहां से चली जाती है, और उसके साथ रिचर्ड भी था। उसे देखकर समझ आ जाता है कि लिज को अपनी शादी की याद आ रही थी, तो वो उससे इस मैटर में खुल के बातें करता है, जिसपे लिज का दिल थोड़ा हल्का हो जाता है अपनी बातें बता के। आखिर में वो ये कहती है कि पता नहीं स्टीफन मुझे कभी माफ करेगा या नहीं। रिचर्ड कहता है कि उसका तो पता नहीं, क्योंकि उसका तो दिल टूटा है, मगर तुम अपने आप को कब माफ करोगी? तुम उसके साथ खुश नहीं थी ना, इसीलिए तुमने डिवोर्स कर लिया, तो पास्ट से मूव ऑन करो अब। अगले दिन की बात है दोस्तों, डेविड लिज को कॉल करता है। दोनों एक फ्रेंड की तरह आपस में बातें करते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के कि हम दोबारा साथ मिलेंगे। इसके बाद लिज चली जाती है बाली वाले महान पुरुष बाबा किम के पास, पर किम उसे पहचान नहीं पाता। तो लिज उसे याद दिलाती है कि मैं पिछले साल यहाँ पे आई थी, आपने मेरी ये भविष्यवाणी की थी और सारी सच हुई, और आपने आखिर में मुझसे कहा था कि तुम दोबारा यहाँ ना, और ये भी कहा था कि मुझे थोड़ी इंग्लिश सिखाना और बदले में मैं तुम्हें अपनी विद्या सिखाऊंगा। तब जाकर बाबा को याद आता है कि अच्छा, तो ये तुम हो ना न्यूयॉर्क वाली लिज जो हमेशा उदास रहती थी, पर अब देखो तुम तो बिल्कुल चिड़िया की तरह चहक रही हो। देखो अब तो मुझे लगता है कि मेरे जाने का टाइम हो गया है, इसीलिए मैं इंग्लिश को सीख कर क्या ही करूंगा, मगर हाँ, जब तुम आ गई हो तो मेरी एक मदद कर सकती हो। मेरे ग्रंथ 100 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, इसकी लिखावट भी धुंधली हो गई है, तो क्या तुम इनकी कॉपी बना सकती हो? जिसपे लिज कहती है कि हाँ क्यों नहीं, आप मुझे अपनी सारी पुस्तकें दे दीजिए, मैं शहर जाकर इसकी कॉपी करवा लेती हूँ। तो बाबा जी की शिष्या कहती नहीं नहीं नहीं, तुम्हें यहीं बैठकर इन सबको दूसरे कॉपी में अपने हाथों से लिखना होगा, मशीन से जेरोक्स कराने से काम नहीं चलेगा। फिर क्या था दोस्तों, लिज ये काम करना शुरू कर देती है, पर वो पूरा दिन यही काम कर रही होती है। तो बाबा किम कहते हैं, सुनो, तुम सुबह बाली घूमोगी, दोपहर में मेरे लिए कॉपी बनाओगी और रात में पार्टी करोगी, समझी? ये सारा तुम्हें करना होगा, पूरा दिन मेरे पीछे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लिज उनकी बात मान लेती है। तो एक दिन की बात है, लिज साइकिल से बाबा किम के पास आ रही होती है कि एक गाड़ी वाला उसको टक्कर मार देता है और लिज का पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो किसी तरह बाबा के पास जाती है, तो बाबा उसे वायान नाम की एक लेडी के पास भेजते हैं, जो कि इस तरह के जख्म को हील करने में एक्सपर्ट होती है। 1-2 दिन में ही लिज का पैर सब कुछ ठीक हो जाता है। यहीं लिज की दोस्ती आर्मेनिया नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि एक रात लिज को पार्टी करने के लिए लेकर जाती है। इस पार्टी में दोस्तों लिज की मुलाकात हो जाती है उस बैल बुद्धि आदमी से, जिसने लिज को ठोका था अपनी गाड़ी से। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं फिलिप हूँ, ब्राजील से। उस दिन वो शार्प टर्न की वजह से मेरी जीप से आपका एक्सीडेंट हो गया था, मैं आपकी मदद करना चाहता था, मगर आप तो मुझे झाड़ कर वहां से चली गई। उस दिन के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तभी वहां पे आर्मेनिया आ जाती है और कहती है, अच्छा तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? वैसे तुम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है, पता है, तुम दोनों डिवोर्सी हो और तुम दोनों को घूमने फिरने का शौक है। पर ये सब छोड़ो लिज, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ इस पार्टी की जान लैंडन से। और दोस्तों लैंडन एक हॉट और जवान लड़का होता है, जो कि लिज में इंटरेस्ट भी लेता है। थोड़ी देर पार्टी में टाइम स्पेंड करने के बाद वो लिज को बीच पे लेकर जाता है और अपने सारे कपड़े खोल देता है स्विमिंग करने के लिए, जिससे लिज थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तो फिलिप उसे अपनी जीप में राइड देता है, वो उसे ठिकाने तक छोड़ देता है।
इस दौरान इनकी आपस में बातचीत होती है। दोनों की दोस्तों पटरी बैठ जाती है। तालमेल अच्छा बैठने की वजह से दोनों एक साथ बाली घूमना शुरू कर देते हैं, साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। एक बार तो लिज फिलिप को बाबा किम के पास भी लेकर जाती है, जहाँ जब किम के शिष्या को पता चलता है कि फिलिप डिवोर्सी है तो वो उसके सामने लिज से कहती है कि सेटिंग कर लो, आदमी बड़ा मस्त है ये। और इसके बाद धीरे धीरे लिज को फिलिप के बारे में पता चल जाता है। उसका बेटा भी होता है, वो भी जवान। वो एक बार अपने डैड से मिलने के लिए बाली भी आता है और जब उसे अपने डैड और लिज की नजदीकियों का पता चलता है तो वो अपने डैड के लिए काफी खुश होता है कि इतने सालों के बाद फाइनली उसके डैड मूव ऑन कर रहे हैं। वो तो अपने डैड से अकेले में पूछता है कि बंदी है तो बड़ी खूबसूरत, इनके साथ सोए या नहीं। और फिलिप बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि क्या सवाल कर रहा है ये। उसका बेटा कहता है कम ऑन डैड, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों जिस वैद्य ने लिज के पैर का जख्म ठीक किया था वो भी एक डिवोर्सी थी। दरअसल उसका हस्बैंड काफी अब्यूसिव था, वो उसके साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से उसने डिवोर्स तो ले लिया, पर बाली में डिवोर्स लेने पे एलिमनी का कोई प्रावधान नहीं होता। इसलिए वायन अपनी बेटी के साथ एक झुग्गी झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन वायन की बेटी को ब्लू कलर की एक छोटी सी टाइल्स सड़क किनारे मिलती है तो वो उसे उठाकर घर लेकर आती है कि किसी दिन मेरा भी घर होगा तो मैं उसमें ये ब्लू टाइल लगाऊंगी। ये बातें लिज के दिल को छू जाती है, इसीलिए वो अपने न्यूयॉर्क और इटली वाले दोस्तों से कांटेक्ट करती है और कहती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे पता है तुम सभी हर साल की तरह उसे ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करोगे, पर इस बार ना मैं अपना बर्थडे किसी और तरह से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, इसलिए सभी मुझे कोई गिफ्ट या पार्टी देने के बजाय पैसे सेंड कर दो। तो वो लोग कुल मिलाकर दोस्तों $18,000 सेंड करते हैं, जो कि बाली में कन्वर्ट होकर और भी ज्यादा हो जाता है। और वो पैसे निकाल कर लिज वायम को दे देती है घर बनाने के लिए। और तब वायम कहती है मैं घर तो जरूर बनाऊंगी, मगर वो सिर्फ मेरा घर नहीं होगा बल्कि मेरी तरह हर जरूरतमंद लोग वहाँ रहेंगे। फिर हम देखते हैं दोस्तों वायम के घर में ब्लू टाइल्स लग रही है, जैसा वायम की बेटी का सपना था। एक तरफ तो वो एक असहाय माँ बेटी की मदद करती है, दूसरी तरफ ऊपर वाला उसकी भी मदद कर देता है। दरअसल फिलिप का यहीं बाली में होटल बिजनेस है, इसीलिए वो यहीं रहा करता था, पर उसे पता चलता है कि लिज को वापस न्यूयॉर्क जाना होगा, इसीलिए एक दिन वो लिज की आंखों को अपने हाथों से बंद करके बीच पे लेके जाता है। तो लिज घबरा जाती है और कहती है मैं तो अपने साथ बिकनी लेकर नहीं आई, मैं इस वक्त समुद्र में नहीं उतरने वाली। तो फिलिप उसे अपना असल प्लान बताता है दोस्तों कि मैंने एक आइलैंड पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदी है जहां हम अभी जाने वाले हैं इस बोट से। वो आइलैंड बाली और न्यूयॉर्क से बराबर दूरी पर है, यानी हम दोनों को ही एक दूसरे के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हम कहीं भी मिल सकते हैं, पर वो आइलैंड वाली प्रॉपर्टी हमारा घर होगा। आई लव यू लिज, मैं तुम्हारे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बताना चाहता हूँ, प्लीज हाँ कर दो। देखो मेरा पासपोर्ट पे 49 कंट्री के स्टैंप्स लगे हुए हैं और तुम्हारे उसमें 46 कंट्री के। अब हम दोनों मिलकर बाकी की कंट्रियों में साथ घूमेंगे। ये सब जो हो रहा था दोस्तों, उसको देखकर लिज को अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता। वो हमेशा से अपने लाइफ में एक ऐसे मर्द को चाहती थी जो कि सिर्फ कहलाने के लिए मर्द ना हो, बल्कि वो मर्द की तरह एक्ट भी करे, वो डिसीजंस ले, उसके साथ रहकर लिज को महसूस हो, वो हमेशा लॉयल रहने को तैयार हो और उसके साथ दुनिया घूमे। पर ये सारी चीजें जब अब लिज को मिल रही है तो उसे बड़ी घबराहट होती है कि कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए वो रोते रोते वहां से भाग जाती है और आती है बाबा किम के पास। उन्हें जब सारी बातें पता चलती है तो वो लिज को काफी समझाते हैं कि पास्ट में तुम्हारा रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अब पूरी जिंदगी अकेले ही रहोगी। तब लिज बताती है कि गुरुजी, जब मैं किसी रिलेशनशिप में जाती हूँ तो पूरी तरह से अपने पार्टनर की हो जाती हूँ, उसे दिल खोल कर प्यार करती हूँ। अभी फिलिप मुझसे इसीलिए प्यार करता होगा क्योंकि मेरे अंदर अभी डिसिप्लिन है, मैं योगा वगैरह करती हूँ, खुद को शांत रखती हूँ और उसके पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन जहां एक बार मैं रिलेशनशिप में चली जाऊंगी तो खुद को भुला दूंगी, जिससे वो मुझसे बोर हो जाएगा और मुझे छोड़ देगा। तब किम कहता है कि दिल टूटना बुरी बात नहीं है, इससे ये पता चलता है कि तुम खुलकर प्यार करने की काबिलियत रखती हो। दिल टूटे तो टूटे, पर प्यार से हार नहीं मानना चाहिए। इस तरह से किम के काफी समझाने के बाद लिज दोस्तों एक और रिलेशनशिप के कमिटमेंट के लिए तैयार हो जाती है और वापस उसी बीच पे जाती है और फिलिप के प्रपोजल को एक्सेप्ट करके उसके साथ बोट से उस आइलैंड के लिए निकल जाती है। पानी के बीचों बीच बोट पे दोनों किस विस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे हो जाती है खत्म। बाकी दोस्तों आप बताइए आपको कैसा फील हुआ, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।